अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर का 9 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। काइनेटिक ग्रीक जबान का वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी ना आपने फिजिक्स में, 9 में, मैट्रिक में, कब पढ़ी थी? तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी में मोशन की वजह से होती है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, कोई ना कोई स्पीड है, तो उस मोशन की वजह से, उस स्पीड की वजह से, उस वेलोसिटी की वजह से बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ोगे? केमिकल मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो रिएक्शन के बारे में, और काइनेटिक का मतलब बताया मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप सबसे पहले पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड, और इससे जुड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारा काम, इनको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा काम आप करोगे केमिकल काइनेटिक्स। दूसरा काम जो केमिकल काइनेटिक्स में करोगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो पैरामीटर्स या वो चीजें जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दें, बढ़ा दें या कम कर दें। जैसे कैटलिस्ट एक हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो बढ़ा देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। कैटलिस्ट हो गया। इसके अलावा और जितने भी फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को मुतासिर करते हैं, इसको बढ़ाते हैं या इसको कम करते हैं, उन तमाम के तमाम फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और लास्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से मुराद, हाँ, मतलब उस रिएक्शन को स्टेप्स में शो करना, कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ये सारा काम आता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर। तो ये सारा काम भी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, और इससे जुड़ी जितनी भी टर्म्स है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और लास्ट में हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसलिए इसको स्टार्ट कराने के रीजन ये भी है कि जल्दी आपका खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, जो है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? भाई अब रिएक्शन होता है तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आएगी और प्रोडक्ट के अमाउंट में इजाफा होगा। अब ये रिएक्टेंट में कमी या प्रोडक्ट में इजाफा कितने टाइम में आ रहा है, यानी 1 सेकंड में रिएक्टेंट में कितनी कमी आई या प्रोडक्ट में कितना इजाफा हुआ, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अगर 1 सेकंड में रिएक्टेंट में कमी या प्रोडक्ट में इजाफा ज्यादा हो रहा है तो मतलब रिएक्शन फास्ट है, और अगर यही कमी या इजाफा 1 सेकंड में कम है तो मतलब आपका रिएक्शन स्लो है। तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्या, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज किसकी होती है, क्या बात कर रहे हो? हाँ सही तो कह रहे हो। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिग्रीज किसकी होती है? पर यूनिट टाइम, मीन्स एक सेकंड में। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना इजाफा हो रहा है, इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट। अब अगर मैं रेट का फॉर्मूला लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन किससे आ रहा है? आर से। आर बोल दिया। अब इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब चेंज आ रहा है। चेंज को मैथमेटिकली डेल्टा से लिखा जाता है, ये चीज मेरे चीज। और चेंज किस चीज का है? कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल क्या बना है तुमको? स्क्वायर ब्रैकेट, ये चीज मेरे चीज। अच्छा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? प्रोडक्ट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है। तो एक बार फॉर्मूले में प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, पर यूनिट क्या है, तो नीचे क्या आ जाएगा? एक बार मैंने किसको लिख दिया? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को। एक बार लिख देता हूं चेंज, पता है कहाँ आएगा फॉर्मूले में? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है जबकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? तो इसको फॉर्मूले में कैसे शो करूंगा? ऊपर। अबे रिकॉर्डिंग हो रही है ना पे, क्या कर रहे हो तुम यार? हाँ हाँ, बाद में पता नहीं ये पार्ट निकाल के किसी ने मीम बना दिया फिर। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ। बता नहीं रहे हो यार, ये लाइन भी नहीं सीधी बन रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। अब सीधी है, बताओ ना यार। क्या बताने क्या मतलब? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, तो कैसे लिखूं उसको? समझे? पॉजिटिव नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, तो इसका जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, तो इसका जो चेंज है वो नेगेटिव। जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसको शो करेगा नेगेटिव साइन। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसको शो करेगी पॉजिटिव साइन। तो आपका 10वां एमसीक्यू अगर देखो और मुझे उसका जवाब बताना चाहो तो बता सकते हो तुम लोग, मना नहीं करूंगा मैं तुम लोग को बताने से। और अगर उसका जवाब बता दो तो फिर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी बता सकते हो। अगर बताना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। पेज नंबर होगा 197 के आसपास होगा, शायद 196 भी हो सकता है। देख लो, पेज नंबर भी याद करके आता हूँ तुम लोग के लिए यार, मुझे पता था तुम लोग पेज नंबर भी पूछोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, ये नहीं कि ढूंढ ले कौन सा पेज है। लास्ट है मेरे ख्याल में। टिक तो नहीं हुआ वहाँ? फिर सही है। जवाब बताने और क्या टिक हुआ है यार, बेमांटी कर रहे हो तुम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कह रहे ना यार। डिसअपियर कौन होता है? क्या कर रहे हो? रिएक्टेंट। तो जिस फॉर्मूले में रिएक्टेंट आ रहा है, रिएक्टेंट कौन है? ए। और क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होता है तो उसके बाद माइनस की साइन लगती है। ऑप्शन बी सही है। तो एमसीक्यूज भाई कोई आसमान वासमान से नहीं आते। थ्योरी की तैयारी करोगे तो एमसीक्यूज अपने आप हो जाएंगे, अगर थ्योरी की तैयारी अच्छी करोगे तो। हाँ, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें करोगे तो फिर एमसीक्यूज में फंसोगे। थ्योरी अच्छी तैयारी करोगे तो एमसीक्यूज अपने आप निकल जाते हैं। यूनिट भी बता रहे थे तुम असल मेरे पास आर का। अरे बुक में क्या देख रहे हो, यहाँ बताओ ना, बुक में थोड़ी लिखा है। हाँ, आर का यूनिट नहीं बता रहा कोई। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, और नीचे टाइम है। ये नीचे देखो इन्वर्स हो गए। या मोल पर डीएम क्यूब को मैंने बताया था, एक और नाम भी दे सकते हैं सिंपल। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मोल पर डीएम क्यूब को सिंपली एम भी तो कह सकते हैं।
एमएस इनवर्स भी कैसे, मतलब मोल पर डीएम क्यूब को एम भी बोल देते ना खाली, मोलैरिटी होती है ना यार, मोल पर डीएम क्यूब तो मोलैरिटी एम। रेट ऑफ रिएक्शन का ना बच्चे उसी की हेडिंग के अंदर तो आ रहे हैं, क्या कर रहे हो शाहिद। अच्छा इसके बाद अपने पास हेडिंग्स बनाओ इसकी, रेट एक्सप्रेशन इसके अंदर, हाँ मतलब उसी के, सब हेडिंग तो नहीं कह लो, मतलब उसी से जुड़ी है बातें, मतलब ये अलग हेडिंग ही है लेकिन जुड़ी उसी। यही तो बताऊंगा। एक रिएक्शन दिया है जिसमें ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब इसमें लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो याद करो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है अपने पास, ए और बी, और कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल, दोनों को आपस में क्या करेंगे, और ए की पावर लगाई एक्स, बी की पावर लगाई वाई, क्यों लगाई, कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, पावर लगा दी एक्स और वाई। अब तक तुम लोग क्या करते थे कि जो कोफिशिएंट होता था वो पावर बनाते थे, क्योंकि अब तक तुम लोगों ने ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी तुम लोग पढ़ने जा रहे हो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, तो याद रखना जो पावर लगती है ना, उन पावर का सम बेसिकली कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये कभी भी इक्वेशन को देख के नहीं लगाई जाती, मतलब जो इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में नहीं आते। हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो पिछले चैप्टर में हमने क्योंकि ऑर्डर नहीं पढ़ा था तो जो कोफिशिएंट होता था उसी को हम पावर में लगाते थे, लेकिन आज के बाद याद रखना कि पावर में आता है, पावर का जो सम है वो बेसिकली कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि इक्वेशन का कोफिशिएंट नहीं होता, उसके बराबर हो जाती है उसकी वैल्यू कभी कभी, लेकिन इक्वेशन को देखते हुए पावर्स नहीं लगाई जाती। जब सवाल है कि इक्वेशन को देख के नहीं लगाई जाती तो फिर ये पावर आई कहां से, तो ये पावर आती है एक्सपेरिमेंटली। अभी इसका एक सवाल भी कराऊंगा बिल्कुल, 5-10 मिनट अगर तुम लोग मुझे दोगे तो उसका पूरा एक सवाल भी करेंगे, उसमें तुमको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा की मदद से पावर्स को यानी ऑर्डर को निकाला जाता है। नहीं गलत नहीं था, पहले मतलब हमारे पास लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, आगे आप देखोगे मेजोरिटी सवाल में कि जो कोफिशिएंट होते हैं वही बेसिकली पावर, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मैंने कहा जो कोफिशिएंट है वही पावर बन जाते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऑर्डर बताएंगे ना, भी पूरा इसको निकालूंगा ना क्या कैसे निकालते हैं ऑर्डर, जो पावर्स आती हैं एक्सप्रेशन के अंदर उसका सम ऑर्डर कहलाता है। अब चैप्टर नंबर 7 तक क्योंकि हमने ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो कोफिशिएंट को ही पावर बना देते थे, लेकिन आज के बाद याद रखना, मतलब इस चैप्टर में याद रखना कि जो पावर का सम है वो ऑर्डर है, जो कि इक्वेशन को देख के नहीं आता, एक्सपेरिमेंटली आता है। कैसे आता है भी इसका एक सवाल भी तुमको करूंगा। बहरहाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के इजिकल टू आता है, साथ में एक अदर कांस्टेंट आ जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बनी है ना, मैं यार मुर्तजा तुम भी मजाक करोगे यार अब, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बनी है ना ये कहलाती है, पता है क्या है,
बता ही नहीं रहे हो। पहली जो हेडिंग है आपकी, रेट एक्सप्रेशन, या इसको एक और नाम भी देते हैं, रेट लॉ भी बोला जाता है। रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। और ये जो के है आपका, ये पता है क्या कहलाता है, जो दूसरी हेडिंग है आपकी, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट को ना वेलोसिटी भी कहा जाता है। ये भी मेरे ख्याल में आपका एक एमसीक्यू हुआ, पता नहीं कौन सा है, 8वां है या कौन दूसरा है, कौन सा है। ठीक है, तो के को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे जो रेट होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, उसका दूसरा नाम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी है। मेला कौन सा एमसीक्यू है? नहीं है, पुराने एडिशन में होगा फिर शायद, पक्का नहीं है। कौन सा है? 8वां देखो। हाँ ये रहा ना, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट भी कहा जाता है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? ये तो रेट कांस्टेंट के फैक्टर में आएगा, ये आगे अभी तुमको बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे इसको। 9th अगर देखना चाहो तो देख लो। इसको फिर इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट अगर वो है। नहीं ना, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन को एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये रेट कांस्टेंट है, रेट को मैंने कहा वेलोसिटी कहते हैं ना, तो रेट कांस्टेंट को रेट की जगह वेलोसिटी लिख दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। 9th नहीं समझ में आया? चलो अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये जो पावर का सम है, x प्लस वाई, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब भी नहीं समझे 9 का आंसर? हमें क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? रेस क्लास इंग्लिश है ये तो, अब इसमें तो केमिस्ट्री भी नहीं है, समझो। इसकी पावर है ना ये, पावर का सम ऑर्डर है, तो क्या बोलते हैं इसको, जो तो मैथ्स में पढ़ते हो ना, रेस टू दी पावर नहीं कहते? तो वही तो लिखा मैं बस, मतलब ये तो ये ऐसे ही था बस। मतलब इसको बेहतर ये बनाना चाहिए था मेरे ख्याल में कि सम या प्रोडक्ट, इस तरह से इसको ऑप्शन देना चाहिए था। सम उन्होंने लिख दिया, बाकी ऑब्वियसली रेस टू दी पावर ही आएगा, इंग्लिश में यही बोला जाता है उसको, जहां तक हमने मैथ पढ़ी थी बचपन में, कि ए रेस टू द पावर एक्स, बी रेस टू द पावर वाई, तो उन पावर का सम रेस टू द पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराता है, तो रेस इसका जवाब होगा सीधा सीधा। तो डिफाइन कर लोगे ऑर्डर को, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इट इज द, अबे तुम तो सब लोग ही सभी पूछने लग गए। 8वां पता नहीं इस टॉपिक का है भी नहीं है, कौन सा है? 8वां बताया तो इंस्टेंटेनियस रेट ना, इट इज द सम ऑफ, सम ऑफ रेस एक्सपोनेंट या पावर, किस पे पावर, किस पे है पावर? अबे एक्स और वाई तो है किस पे पावर? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कहाँ पे? कहाँ पे? रेट लॉ है ना ये, या रेट एक्सप्रेशन है? रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आती है, इसकी पावर का सम ऑर्डर है, यही बात तो इंग्लिश में लिखी। या वो जो 9th एमसीक्यू है वो भी वैसे भी डिफाइन कर सकते हो ऑर्डर को। अरे भाई ऑर्डर क्या है? एक्स प्लस वाई है ना, तो ये एक्स और वाई क्या है? प्लस कर रहा हूं मतलब सम, पावर किस पे लगी है, ब्रैकेट किसका सिंबल होता है, और ए और बी क्या है?
और ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, यही तो लिखा है कि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उनकी पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर ऑर्डर का सवाल देखते हैं। जब तक तुम लोग इसको पॉज कर दो इन दोनों को। क्या क्या अच्छा सुनो, अबे सारी रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो तुम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये सवाल है पूरा। ये आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है और बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। सही है, सवाल में आपको कह रहा है एक तो रेट लॉ भी बताओ, रेट लॉ भी बताने को कह रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताने को बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है, इक्वेशन को देख के नहीं आता बल्कि एक्सपेरिमेंटली आता है। तो देखो आपके सामने एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको गिवन है, इसकी मदद से हमें रिएक्टेंट पे जो पावर लगेगी, यानी जो कि ऑर्डर कहलाता है जिनका सब, वो आपने निकालना है। तो कैसे निकालना है देखते हैं। देखो ना, कोई तो देखो, देखो मैं क्या करता हूँ। आर इक्वल्स टू के, आगे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कौन है अपने पास, एनओ, और एनओ की पावर, अरे टू थोड़ी आएगा यार, अभी तो तुमको बताया पावर में ऑर्डर आता है, वही तो निकालने हैं। वो टू रख दोगे तो फिर निकालोगे क्या। तो इस पे कुछ पावर आएगी, एक्स कह दिया, उस पे कुछ पावर आएगी, वाई कह दिया, वही तो मुझे निकालना है ना, पावर का सब वही ऑर्डर कहलाएगा। कैसे निकालना है वो देखते हैं। ये हो गई इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन ए बोल दिया, कुछ और बोल दो। आपको चाहिए ऑर्डर जो कि क्या है, पावर का सम एक्स प्लस वाई, यानी आपने एक्स निकालना है, वाई निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में पहले एक्सपेरिमेंट को पुट कर दो, यूजिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, हम्म आर की जगह पहले एक्सपेरिमेंट में आर कितना है, जब बात 2.52 एक्सपोनेंट -3 के सीरा। एनओ कितना है पहले एक्सपेरिमेंट में, पावर एक्स। Cl2 कितना है पहले एक्सपेरिमेंट में, ये बन गई पहली इक्वेशन। सही है, सही है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को यूज कर रहे हैं। बताओ दूसरे एक्सपेरिमेंट में आर कितना है, इजिकल टू के, एनओ कितना है पे पावर, Cl2 कितना है पे पावर, ये इक्वेशन 2 बन गई। अभी हुआ है, तुम लोग बोल रहे हो गया कर। अब इक्वेशन ए बिकम्स, तीसरे एक्सपेरिमेंट में आर कितना है, हाँ वही वही, इजिकल टू की तीसरे एक्सपेरिमेंट में एनओ की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 की पावर, ये आपके पास बन गई 3 इक्वेशन। सही है, बना दोगे 3 इक्वेशन। अब आपने क्या करना है,
इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। इन तीन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका तुमको बता रहा हूँ, हर सवाल में यही काम हो जाएगा। सबसे पहले आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। कर लोगे? हाँ, हाथ से ही हो जाएगा यार। डिवाइड करना तो आता है ना, जिसको डिवाइड करते हो उसको ऊपर रखते हैं और जिससे डिवाइड करते हो उसको नीचे रखते हैं। तो डिवाइड किसको कर रहा हूँ? 2 को, तो 2 बार आ जाएगी। तो बताओ 5.04 अपाउंड, क्या कर रहे हो शाहिद? शाहिद क्या कर रहे हो? एक्सपोनेंट की पावर, अरे या तो एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, फिर सही है। ये तो वही हो गया, दोबारा रिपीट कर दे। अक्सर लोग अक्सर लोग बोलते हैं ना सर दोबारा रिपीट कर दे। बोलते हो ना दोबारा, तुम लोग तो नहीं बोलते दोबारा रिपीट कर दे? दोबारा रिपीट कर दे नहीं बोलना कभी, दोबारा रिपीट कर दे तो नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो फिर? हाँ, दोबारा रिपीट करते मत बोलना, रिपीट करने का मतलब ये होता दोबारा बताना। हाँ, ये देखो, ये कैंसिल, इसको कैलकुलेटर से कर लो या हाथ से कर लो, तो 2 आ जाएगा। के से के कैंसिल, ये कैंसिल। पॉइंट तो है, ये नहीं करना है। 0.2 की पावर वाई अपाउंड 0.1 की पावर वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको कैलकुलेटर से काट दो या हाथ से काट दो, 2 आ जाएगा। कौन सा 2? कैलकुलेटर में डाल दो ना, एक्स वाला तो कट गया ना। वाई कैसे कटेगा यार, अलग अलग है क्या? क्यों? के और के नहीं कटेगा, और ये सेम है नहीं कटेगा। ये तो अलग है ना, ये 0.2 पे पावर वाई, 0.1 पे पावर वाई, ये थोड़ी कटेगा। 0.2, ये कौन सा? ये 0.2 तो है और ये 0.1 है। डिवाइड करके 2 आएगा ना, कैलकुलेटर से कर लो या हाथ से कर लो, सही है। अभी तो सुनो, यहाँ 2 पे पावर कुछ भी है तो मन कह सकता हूँ, सुनो, 2 की पावर 1 बराबर है 2 की पावर वाई के, बेसिस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। बेसिस सेम है ना, बीच में इक्वल्स हुआ तो पावर भी सेम होगी। बस वाई आ गया, एक्स भी निकालेंगे। तो डिवाइड करने का मकसद समझिए, 2 को 1 से क्यों डिवाइड किया? क्यों? क्योंकि 2 और 1 में एक्स वाली टर्म क्या है, तो कट जाएगी, वाई आ जाएगा। अब एक्स निकालेंगे क्या करेंगे? 3 को 1 से, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे। 3 और 1 में देखो वाई वाली टर्म सेम है, तो वाई कैंसिल हो जाएगा एक साथ। तो हर सवाल में खैर यही काम करना है, इसको याद भी रख सकते हो तुम डायरेक्ट, कि 2 को 1 से करोगे और फिर 3 को 1 से करोगे हर सवाल में। यही होगा वैसे हर सवाल में, लेकिन फिर भी देख लेना थोड़ा, तुम लोग थोड़ा दिमाग दिमाग तो चला लोगे ना। 3 को 1 से करेंगे, पहले 3 को 1 से भी कर सकते हो भाई, क्या फर्क पड़ेगा। बस, अरे देख तो लो, अभी क्या अभी इंजीनियर बनोगे क्या, समझ तो लो। बताओ, बताओ, बता ही नहीं रहे हो। 3 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो वैल्यूज तो बताओ। क्या सही है शाहिद? ये कैंसिल, इसको करोगे 3.98 आ रहा है कैलकुलेटर से, 4 बोल दूं, ये कैंसिल, फिर क्या बोलूं? 0.2 अपाउंड 0.1 की पावर एक्स, 4 को 2 की पावर 2 लिख दूं या नहीं? ये 2 बचा, एक्स कितना आ गया, तो बस। तो एक्सप्रेशन रेट लॉ क्या बन जाएगा? आर इजिकल टू के था, एन ओ पे पावर एक्स थी,
एक्स कितना आया 2 और Cl2 पे पावर क्या थी और 1 तो लिखते नहीं है मार्केट रेट कांस्टेंट। हाँ वो तो करेंगे ना ऑर्डर निकालने के लिए, रेट लॉ बनाना था ना, ये बना था एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाली, वाई की जगह उसकी वैल्यू डाली, अब ऐड तो करेंगे ना ऑर्डर निकालने के लिए, वो तो करेंगे ना, ऑर्डर निकालना है। क्या हुआ कौन था? हाँ ऑर्डर क्या है, पावर का सम, थर्ड ऑर्डर आएगा, फिर अबे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा ना, थर्ड ऑर्डर हुआ ना। सही है, कर दो स्टॉप कर दो, ऑर्डर ये रहा ना पावर का सम। हाँ कर दो।